अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए। महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में ढेर सारी ऐसी फिल्में की जिसने उनके सफर में 4 चांद लगा दिए। इसी में से एक फिल्म थी साल 1978 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म डॉन। भले ही डॉन हिंदी सिनेमा की क्लासिक और कल्ट फिल्मों में शुमार हो, लेकिन इसे एक प्रोड्यूसर की मदद के लिए बनाया गया था। यहाँ तक कि शुरुआत में इस फिल्म के नाम को भी किसी ने पसंद नहीं किया था। बताएंगे इस फिल्म से जुड़े तमाम दिलचस्प किस्से कहानी विस्तार से। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल में। आज के हमारे खास पेशकश में हम बात करने जा रहे हैं साल 1978 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म डॉन की। ये फिल्म उस दौर में रिलीज होने के बावजूद हिट हुई थी जब हीरो को दर्शक निगेटिव रोल में बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते थे, और खासकर जब बात अमिताभ बच्चन की हो तब भला दर्शक कैसे उनको निगेटिव रोल में देख सकते हैं। लेकिन फिल्म के रिलीज के बाद न उनके काम को पसंद किया गया, बल्कि अमिताभ के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। आगे बताएंगे इस फिल्म से जुड़े और भी तमाम किस्से कहानी, और बताएंगे कि आखिर मनोज कुमार ने ऐसा क्या सलाह दिया कि फ्लॉप होते होते ये फिल्म सिनेमा के इतिहास में क्लासिक फिल्मों की लिस्ट में आ गई। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर कर लीजिए। नीचे तुम्हारी आंटी बहुत से अंकल्स को लेकर आई है। डॉन अपने आप को पुलिस के हवाले कर। 12 मई 1978 को रिलीज हुई फिल्म डॉन में अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, इफ्तिखार, प्राण, हेलन, ओम शिवपुरी, सत्येन कप्पू और पिंचू कपूर ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। मशहूर लेखक सलीम जावेद द्वारा लिखी इस फिल्म के निर्माता नरीमन ईरानी थे और निर्देशक चंद्रा बरोट। फिल्म में लाजवाब संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया, वहीं फिल्म के गीत अनजान और इंदिवर ने लिखे। इस फिल्म को ढेर सारे अवार्ड भी मिले थे, जिसमें बेस्ट एक्टर के लिए अमिताभ, बेस्ट गीतकार के लिए अनजान, बेस्ट सिंगर के लिए किशोर कुमार और आशा भोसले। इससे पहले कि पुलिस तुम्हें बांधकर खींचती हुई ले जाए, इससे पहले कि ना जाने तुम्हें कितने मासूमों के खून के बदले में फांसी के तख्ते पर। भले इस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन का सितारा और ज्यादा बुलंदियों पर चलता गया, लेकिन शायद आप यकीन ना करें कि इस फिल्म में लीड होने के बावजूद अमिताभ बच्चन को वेटरन एक्टर प्राण से कम फीस मिली थी। फिल्म में प्राण ने जसमीत नाम का किरदार निभाया था और उनकी एक्टिंग काफी सराही गई थी। आइए अब आपको प्राण से जुड़ा एक किस्सा बताते हैं। अगर आपने फिल्म देखी होगी तो गौर किया होगा कि प्राण फिल्म में लंगड़ा कर चलते हैं। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग के दौरान प्राण के पैर में चोट लग गई थी और इस वजह से वे सीधे चल नहीं पा रहे थे। आइए अब आपको इस फिल्म जुड़े और किस्से के बारे में बताते हैं। शायद आप विश्वास ना करें, सलीम जावेद के लिखे इस फिल्म के स्क्रिप्ट को सभी निर्माताओं ने रिजेक्ट कर दिया था। इसी दौरान प्रोड्यूसर नरीमन ईरानी एक स्क्रिप्ट की तलाश में थे। रिजेक्टेड होने के बावजूद सलीम जावेद के कॉन्फिडेंस को देखकर आखिरकार नरीमन मान गए और इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। आइए अब आपको इस फिल्म के नाम से जुड़ा किस्सा बताते हैं। फिल्म के नाम डॉन को लेकर मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच काफी गहमा गहमी हो गई थी। जहां डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म के नाम से सहमत नहीं थे, वहीं मेकर्स नाम बदलना नहीं चाहते थे। दरअसल उस वक्त डॉन नाम की अंडरवियर काफी पॉपुलर हुई थी और इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स इस नाम की वजह से फिल्म फ्लॉप होने से डर रहे थे। लेकिन इसी दौरान हॉलीवुड फिल्म द गॉडफादर रिलीज हुई, जिसे काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। फिल्म डॉन की कहानी भी इससे काफी मिलती जुलती थी और आखिरकार डॉन नाम पर ही सहमति बनी। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया। आइए अब जानते हैं आखिर इस फिल्म के लिए अमिताभ कैसे पसंद बन गए। दरअसल इस फिल्म के लिए अमिताभ पहली पसंद नहीं थे, जैसा कि इस फिल्म के कहानी को निर्माता रिजेक्ट कर दे रहे थे। वहीं जब फाइनली चंद्रा बरोट ने काम शुरू किया तो फिल्म की कहानी को लेकर वो धर्मेंद्र, जितेंद्र और देव आनंद साहब के पास गए, लेकिन सबने इसमें काम करने से मना कर दिया।
आखिरकार तब वो अपने दोस्त अमिताभ के पास गए और बाकी तो फिर इतिहास ही बन गया। कहा तो ये भी जाता है कि अमिताभ अपने दोस्त नरीमन ईरानी को कर्जे से मुक्त करने के लिए इस रिजेक्टेड कहानी पर काम करने को तैयार हुए थे। जी हां, दरअसल साल 1972 में नरीमन ईरानी सुनील दत्त और वहीदा रहमान को लेकर जिंदगी नामक एक फिल्म बना रहे थे जो आधे में ही बंद हो गई थी, जिसकी वजह से ईरानी पर काफी कर्जा चढ़ गया। नरीमन ईरानी की बात करें तो वो एक निर्माता होने के साथ छायाकार भी थे और अमिताभ, जीनत अमान और चंद्रा बारोट के साथ उनकी दोस्ती मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान की शूटिंग के दौरान से ही थी। बनके जिगर में उतर जाना है मार। इस फिल्म को बनने में भी काफी समय लग गया था। दरअसल फिल्म की शूटिंग शुरू होने के कुछ दिन बाद नरीमन ईरानी की एक दुर्घटना में मौत हो गई। उनकी मौत ने सब कुछ बदल कर रख दिया और सारा काम तहस नहस हो गया। फिर किसी तरह चंद्रा बारोट और अमिताभ ने संभाला ताकि वो अपने दोस्त का आखिरी सपना पूरा कर सके और उनके परिवार की मदद हो सके। इस वजह से इस फिल्म को बनने में 3 से 4 साल लग गए। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसका मतलब तुम यहाँ से निकल सकते हो। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आखिर मनोज कुमार ने क्या सलाह दिया था, जिसके बाद फिल्म रॉकेट की रफ्तार से बॉक्स ऑफिस पर दौड़ने लगी। जब डॉन सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो पहले हफ्ते में कुछ खास नहीं कर पा रही थी। निराश होकर चंद्रा बारोट अपने दोस्त मनोज कुमार से मिले और अपनी परेशानी बताई और साथ ही मनोज कुमार को फिल्म दिखाई। मनोज कुमार ने फिल्म देखने के बाद चंद्रा बारोट से कहा कि फिल्म के दूसरे हाफ में केवल लड़ाइयां रखी गई है, दर्शकों को कुछ मोहलत देनी चाहिए, और उन्होंने दूसरे हाफ में एक गाना डालने की सलाह दी। इसके बाद निर्देशक चंद्रा बारोट कल्याण जी, आनंद जी और सलीम जावेद से मिले और मनोज कुमार की सलाह से उन्हें अवगत कराया। उनको भी ये बात ठीक लगी। तभी कल्याण जी, आनंद जी ने चंद्रा को बताया कि एक गीत है जो फिल्म बनारसी बाबू के लिए तैयार किया है, मगर देव साहब को वो गीत कुछ खास पसंद नहीं आया है और उसे फिल्म में न रखने का फैसला लिया है। आप उस गीत को सुन ले और पसंद आए तो फिल्म में इस्तेमाल कर लें। गाना सुनने के बाद सबको ये बहुत पसंद आया और इसकी वजह से कहानी में थोड़ा बदलाव भी किया गया। जादू तेरा किस पे चला। आइए अब जानते हैं कि इस गाने की वजह से कहानी में क्या बदलाव किया गया था। दरअसल वो बदलाव ये था कि जब अमिताभ जेल से भागते हैं तो भागते भागते एक गांव में आ जाते हैं। इन्हीं गांव वालों के बीच ये नया गीत अमिताभ पर फिल्माया जाता है। किशोर कुमार की आवाज में गाए इस गीत को फिल्म में डालने के बाद फिल्म ने रफ्तार पकड़ी और साल की एक बड़ी हिट साबित हुई। आपको बता दें कि वो कालजयी गाना था खाई के पान बनारस वाला। ओ खाई के पान बनारस वाला। ये गीत इतना पसंद किया गया कि आज के दौर में भी अक्सर सुनने को मिल जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि इस गाने में अमिताभ के डांस स्टेप्स को कहां से कॉपी किया गया था। दरअसल अमिताभ ने अपने बेटे अभिषेक के डांस स्टेप की नकल करके की इस गाने में इस्तेमाल किया था। वहीं अमिताभ पैरों में चोट लगे होने के बावजूद नंगे पांव गाने की शूटिंग पूरी की थी। इस तरह मनोज कुमार के एक सुझाव ने इस फ्लॉप होते हुए फिल्म को कालजी बना दिया। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। इस फिल्म के लिए अमिताभ को 30 से 40 पान खिलाए गए थे। दरअसल इस फिल्म में अमिताभ का डबल रोल था, एक असली डॉन और दूसरा गाने बजाने वाला विजय का। विजय की आदत पान खाने की होती है। फिल्म में अमिताभ को असली पान खाने वाले लड़के के रूप में नजर आने के लिए विजय के सीन्स को फिल्माने से पहले ढेर सारे पान खिलाए गए, जिससे उनके जीभ का रंग लाल हो जाए। और जय हो बंबई धाम की। आइए अब इस फिल्म में अमिताभ के कॉस्ट्यूम के बारे में बात करते हैं। फिल्म के आधे हिस्से में अमिताभ की ड्रेस होती है बेज रंग का कोट, भूरे रंग की पैंट, भूरे रंग के पैटर्न वाली वास्कट, सफेद शर्ट और पीले रंग की कैनरी। फिल्म का वो गाना अरे दीवानो मुझे पहचानो इसी कॉस्ट्यूम में फिल्माया गया है और इसी के बाद पूरी फिल्म में अमिताभ इसी ड्रेस में नजर आते हैं, बस कोट हट जाता है। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो। दरअसल सलीम जावेद के हिसाब से फिल्म की कहानी आधे समय के बाद बहुत तेजी से आगे बढ़ती है।
इसी तेजी को दिखाने के लिए सलीम जावेद ने सलाह दिया कि आधे हिस्से में एक ही पोशाक रखी जाए, जिससे फिल्म की स्पीड को जस्टिफाई किया जा सकेगा। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि फिल्म के अंत तक अमिताभ की सफेद शर्ट चमकती रही। इस फिल्म के गाने और संवाद आज के दौर में भी सशक्त और प्रभावी है। वहीं इस फिल्म से जुड़े संवाद पर अक्सर मीम्स शेयर होते रहते हैं। आज के हमारे खास पेशकश में बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे किसी और किस्से कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।